राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी। गोलाबारी में 2 पैरा कमांडो समेत 3 जवान हुए घायल। आतंकियों के भागने के सभी संभावित मार्ग किए गए बंद। जम्मू में आज होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक। भाजपा के खिलाफ चक्रव्यूह बनना लगभग हुआ तय। डीएपी और अपनी पार्टी नहीं है बैठक का हिस्सा। नासमझों को सबक सिखाने डीसी ने संभाला मोर्चा। अवैध पार्किंग के खिलाफ चलाया गया बड़ा अभियान। कई लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे अब ब्लैकलिस्ट। और औद्योगिक इकाइयों से लगातार निकल रहा जहर। कठुआ में नहरों में मिल रहा जहरीला पानी इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी हुआ जानलेवा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी के ही कालाकोट इलाके में 2 से 3 आतंकवादी घेर लिए गए हैं और वहीं पर जवानों ने उनके खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि जिले की कालाकोट सब डिवीजन के ही ब्रोहो सोम गांव में हो रही इस मुठभेड़ में 2 पैरा कमांडो समेत सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। ये मुठभेड़ सोमवार शाम को उस समय शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान के दौरान वहां छिपे हुए आतंकियों ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की और तोड़ने की कोशिश में ही सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। और मौके पर सीआरपीएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर एसओजी टीम भी मौजूद है और आतंकियों के भागने से सभी संभावित मार्गों को फिलहाल बंद करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल को भेज दिया गया है। उनकी तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही। तो साफ तस्वीरें इस वक्त आप राजौरी से देख रहे हैं जहां पर लगातार आप देखिए तलाशी अभियान किस तरह से चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। आतंकवादियों की तरफ से यहां घुसपैठ करने की कोशिश लेकिन किस तरह से विफल होती नजर आएगी, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जमशेद मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। जमशेद, ताजा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी गुरु जी, बिल्कुल। जहां तक इस इनकाउंटर की बात करें, कल देर रात तक काफी फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई थी, मगर उसके बाद सुबह तक खामोशी थी। मगर आज सुबह फिर चंद आवाजें जरूर सुनाई दी गई। मगर ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। इस पूरे इलाके को इसमें घेरे में लिया गया है जहाँ किसी भी सिविलियन को आने जाने की इजाजत नहीं है, चाहे कि किसी को भी। खास करके इस वक्त एडीजीपी मुकेश सिंह भी यहाँ स्पॉट पर पहुंचे हैं क्योंकि इस पूरे जंगल के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन परसों शुरू किया गया था, कल जो इनकाउंटर में तब्दील हुआ और उस इनकाउंटर के बाद आज सुबह तक फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई। कल जहां छोटे हथियारों के साथ बड़े हथियारों का भी यहां इस्तेमाल हुआ और उसके बाद इस वक्त हालात गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ है। मगर जिस तरह सिक्योरिटी को और बढ़ाया गया है यहाँ, इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि ये ऑपरेशन अभी और आगे चलने वाला है क्योंकि एडीजीपी भी इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे हुए। दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ या आर्मी के जवानों की बात करें, बड़ी संख्या में यहाँ उनको इस पूरे जंगल के अंदर। एक बड़ा सवाल ये है कि राजौरी और पुंछ के अंदर पिछले कई दिनों से इस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, क्या लगता है कि इस बार भी इन्फिल्ट्रेट ही किया गया है पाकिस्तान की तरफ से? अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का? जी बिल्कुल। 1 जनवरी के बाद ही राजौरी के अंदर हालात काफी कशीदा हुए थे। जहां डांगरी में हमला हुआ उसके बाद लगातार राजौरी सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उसके बाद कई इनकाउंटर राजौरी के अंदर देखने को मिले, चाहे उसमें खवास की बात करें या थाना मंडी के कुछ इलाकों की बात करें। इन इलाकों से इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर घुसपैठ की बात करें, पिछले महीने डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से राजौरी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया था कि 5 से 6 मिलिटेंटों के ग्रुप जो इस इलाके में एक्टिव है, उनकी मान के चले तो 12 के करीब मिलिटेंट इस पूरे इलाके में एक्टिव है। मगर उनका यह भी कहा था कि कई बार ग्रुप डबल बार देखा जाता है, जिसको डबल गिनती में लाया जाता है। मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं, इससे हम ये मान के भी चल सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन इन इलाकों में लगातार हो रही है क्योंकि जो ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इलाका हमेशा क्रॉसिंग के लिए माना जाता था। इस इलाके में 2002 तक काफी क्रॉसिंग होती थी क्योंकि इस इलाके से जो निशारा के लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पहुंचते थे तो इन इलाकों में देखने को मिलता था कि ये मिलिटेंट इन इलाकों की तरफ से कश्मीर का रुख करते थे। दूसरी तरफ अगर
दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन इलाकों की, तो ये वो इलाके हैं जहां लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि कोई संदिग्ध लोग देखे गए। संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबरें यहां से लगातार सामने आ रही थी। इनके बारे में भी इस तरह की इतला थी कि 2 से 3 संदिग्ध लोग देखे गए, जिसके बाद ड्रोन की मदद ली गई और ड्रोन के बीच में इनको देखा गया, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन परसों देर शाम को शुरू किया गया था, जो कल से लेकर इस वक्त आज दूसरे दिन इनकाउंटर में तब्दील है। मगर अभी तक इस जंगल के अंदर से कोई बड़ी खबर निकलकर सामने नहीं। हालांकि ये खबर जरूर सामने आई थी कि इस इनकाउंटर में सेना के 2 जवान घायल हुए, मगर इसकी पुष्टि किसी ने अभी तक नहीं की है। मगर इस तरह की खबरें लगातार जरूर सामने आ रही हैं। जगूर जी, कोई बरामदगी किसी तरह की वहां पर हो पाई है कि जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर आतंकी कहां से आए हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, जिस तरह से चश्मदीद को लेकर भी बात हो रही है? जी बिल्कुल, जहां तक चश्मदीद की बात करें या कहां से आए हैं, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसलिए कि ये इलाका जो मैं आपको ये दिखाता हूँ, इलाका इस वक्त तस्वीरों में आप देखेंगे कितनी नफरी इस पूरे इलाके की तरफ और आ रही है, पहुंच रही है। इस इलाके में लगातार नफरी की ओर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इस इलाके की जहां तक बात करें, ये इलाके इससे पहले क्रॉसिंग के लिए जिस तरह मैं कह रहा था कि माने जाते थे, और आज भी ये भी मान के चल सकते हैं हम कि ये इन्फिल्ट्रेशन हुई होगी जिसके चलते ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। या ये कहना कि दूसरी तरफ के ये वही पुराने ग्रुप में से कोई मिलिटेंट हैं, ये भी हो सकता है। मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इस इलाके में इन्फिल्ट्रेशन हुई है, क्योंकि ये इलाके जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इसके एक तरफ डांगरी का इलाका लगता है और दूसरी तरफ सामने की तरफ देखें अगर तो ऊपरले इलाकों में ख्वास का इलाका लगता है। ये वो 2 इलाके हैं जो पिछले 1 जनवरी के बाद काफी सुर्खियों में है, और ख्वास के अंदर भी एक बड़ा इनकाउंटर मतलब हुआ, कि पूरी तरह से पहाड़ी इलाके को चुना गया है जमशेद, किस तरह से यहाँ पर घुसपैठ की जाए। लेकिन क्या लगता है कि नेशनल हाईवे का इलाका है, यहाँ से होते हुए कश्मीर तक पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे नहीं कहेंगे इसको, ना ही ये बॉर्डर है इसके नजदीक। ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा अलग इलाका एक पड़ता है, तत्तापानी, जो टूरिज्म के हिसाब से भी काफी जाना जाता है। मगर इस इलाके को जहां तक बात करें, इस इलाके को मैं जिस तरह ये बता रहा हूँ कि ये क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ से क्रॉस करके मिलिटेंट रियासी का रुख करते हैं और वहां से वादी कश्मीर का रुख करने की कोशिश करते हैं। और ये इलाके खास करके इसलिए काफी टफ माने जाते हैं क्योंकि घना जंगल है। जिस तरह मैं इस जंगल आपको दिखाता हूँ कि घना जंगल है पूरा इलाका, इस घने जंगल के अंदर से क्रॉसिंग करके आगे कई नेचुरल गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं का भी फायदा। लेकिन जमशेद, जिस तरह से ये इलाका आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोकल सपोर्ट के बिना तो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं किया जा सकता है। खाना कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा? और अगर इतने दिनों से वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं सुई जो है वो लोकल्स की तरफ भी घूम जाती है। जी लोकल की जहां तक बात करें तो ये इलाके जिस तरह मैं बता रहा हूं कि 2002 तक काफी एक्टिव रहे, मगर उस वक्त लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी। मगर अब लोकल सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिलती है। हाँ, बंदूक के नोक पर रखकर लोगों से खाने पीने का सामान जरूर लिया जा सकता है, मगर जिस तरह मिलिटेंटों का आप देखने को चलने को मिलता है, क्योंकि पिछले इनकाउंटर के अंदर हमने देखा जब मिलिटेंट को मार गिराया गया, उसके पास से खाने पीने के सामान के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ, कोल्ड ड्रिंक की बाटलें तक उनके पास मिली है। इसके हम ये मान के चल सकते हैं कि खाने पीने का सामान भी कुछ दिन का लेके साथ चलते हैं, क्योंकि ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसके आगे पूरा जंगल का इलाका है। आबादी यहाँ इन इलाकों में नहीं है, जिसके मत के इस तरह चला जाता है कि 2 से 3 दिन का सामान अपने साथ लेके चला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह इन इलाकों में आबादी, इसके आगे वाला जंगल के जो इलाके ख्वास तक टच होने वाले रास्ते में कहीं आबादी नहीं है, घना जंगल है। इससे हम ये मान के चल सकते हैं एडीजीपी वहां पर पहुंचे हैं, उनकी तरफ से कोई ब्रीफ किया गया है कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है? मुझे थोड़ी देर पहले एडीजीपी यहां जरूर पहुंचे हैं, मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई है, क्योंकि बिल्कुल स्पॉट वाले इलाके पे आगे निकल चुके हैं, उससे आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है। मगर उसके बाद अगर उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया, मगर जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि चाहे पुलिस की बात करें, सेना की बात करें, उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया। क्योंकि जिस तरह ये भी खबरें मैंने पहले बताया कि 2 जवान इसमें घायल हुए थे, उनकी भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कल पूरा दिन फायरिंग होती रही, उसके बावजूद भी कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई कि ये भी नहीं कहा गया कि ये इनकाउंटर है। कुल मिलाकर जमशेद ये कहा जा सकता है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद की कहीं ना कहीं कमर जो है वो टूट चुकी है, आतंकी गतिविधियों में वहां पर कमी आई है, और उसी की बौखलाहट अब राजौरी और पुंछ में देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 से 15 साल लगभग का समय हो चुका है। आतंकवादी घटनाएं वहां पर देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ सालों से अब आप देखिए किस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही है। इसे बौखलाहट ही कहा जाएगा।
गुरजी बिल्कुल, जहां तक वादी की बात करें, वादी के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ काफी कम हुआ, मगर जितना वादी के अंदर ग्राफ मिलिटेंसी का कम हुआ, उतना पीर पंचार रेंज के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। क्योंकि पीछे 12 साल पीछे हम जा रहे तब मिलिटेंसी राजौरी पुंछ के अंदर काफी देखने को मिलती थी, मगर 12 साल के बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे और दोनों डिस्ट्रिक्टों को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था। मगर 1 जनवरी के बाद राजौरी दोबारा सुर्खियों में आया, क्योंकि लगातार 1 जनवरी के बाद डांगरी में जो हमला हुआ, उसके बाद लगातार कई जगह इनकाउंटर हुए, चाहे राजौरी पुंछ हाईवे की बात करें, बाटा दुड़िया की बात करें, इन इलाकों में इनकाउंटर देखने को मिले, ख्वास के इलाके में इनकाउंटर देखने को मिले, इससे सटे हुए इलाके रियासी के हैं, चिसाना के, इन इलाकों में इनमें इनकाउंटर देखने को मिले। खास करके पीर पंचार रेंज पूरी को दोबारा एक्टिव करने की साजिश जरूर की जा रही है। गुरजी बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद। और ग्राउंड जीरो से जमशेद हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे थे और आपने देखा कि पूरी तरह से उन्होंने संक्षिप्त से किस तरह से ये पूरी जानकारी दी है और संक्षिप्त रूप से ही जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया है कि एडीजीपी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी ब्रीफिंग नहीं की गई है। सुरक्षा बलों ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। सोमवार से ही पूरी तरह आप देखिए तलाशी अभियान यहां पर शुरू कर दिया गया है। पिछले 12 सालों से आतंकी घटनाएं नहीं देखी गई थी, लेकिन कुछ 1 साल से ही आप देखिए राजौरी और पुंछ के अंदर किस तरह से आतंकी घटनाएं देखी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल दुश्मन जो नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है, उसे नेस्तनाबूद करने की भी पूरी तरह से तैयारी जो है वो सुरक्षा बलों ने कर ली है। आगे बढ़ जाते हैं। आज जम्मू में आज विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भटिंडे स्थित आवास पर दोपहर 2:30 बजे प्रस्तावित है और जिसमें भाजपा के खिलाफ यहां चक्रव्यूह बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और अपनी पार्टी को इस बैठक में भाग लेने का न्योता नहीं दिया गया है। और आप ये भी समझिए कि अगर प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है तो किस तरह से बातें जो है वो अब आम लोगों के बीच में रहेंगी। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या कुछ इस पूरी बैठक के अंदर हो रहा है, क्योंकि सियासी घमासान लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हो चुका है और कल भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर शेर कश्मीर भवन में किस तरह से बातचीत हुई थी, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, किस तरह से वहां पर बैठक चल रही है, कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्या चल रहा है बैठक में? देखिए, आज जो ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी और लगभग 2:30 बजे के करीब ये मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद होंगे, अलग अलग संगठन वहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे। और आपको बताती चली कि जिस तरीके से अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है, इन दो पार्टियों को निमंत्रण नहीं दिया गया है और अलग अलग पार्टी के नेता वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस समय जो है चुनाव को लेकर काफी ज्यादा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर जिस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती चुनाव को डेफर किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को घेरने के पूरी तरीके से विपक्ष दल जो है वो तैयारी कर रहा है और इस मीटिंग के दौरान जो है अलग अलग संगठन के नेता जो है वहां पर मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त स्थिति है उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जो है वो देखने को मिल रही है और जिस तरीके से यानी कि 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इसको लेकर भी बातचीत वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया है वो है चुनाव को लेकर, क्योंकि विपक्ष दल लगातार आरोप लगा रहा है भाजपा पे कि जो हाल ही में चुनाव होने वाले थे पंचायती और अर्बन लोकल बॉडीज उन्हें डेफर किया गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो डरी हुई नजर आती है। लेकिन जब इन्हीं सवालात के साथ आम जनता के बीच हम उतरते हैं, आम जनता का ये साफ तौर पर कहना होता है कि जो विधानसभा चुनाव कई लंबे अरसे से नहीं करवाए गए हैं, आम जनता ये चाहती है कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो ताकि अपनी पसंदीदा नेता जो है वो जम्मू कश्मीर में ला सके, अपनी पसंदीदा पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में ला सके। क्या लगता है कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और अपनी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से और अपने आवास पर बैठक बुलाई गई है, इसका क्या मैसेज समझा जाए? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बीते समय की बात करें, ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बीते समय में कई बार देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है वहां पर नजर नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं ये सूत्र जो है ये बता रहे हैं कि भाजपा के साथ जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं पार्टियों का जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि बीते समय में जितनी भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें भी इन पार्टियों का मौजूदा वहां पर जो है वो देखने को नहीं मिला था, ना
ही अपनी पार्टी की तरफ से और ना ही डेमोक्रेटिक कांग्रेस आजाद पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं सूत्र ये भी बताते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो जरूर देखने को भी मिल रहा है, वो भी हो भी सकता है। लेकिन जो आज मीटिंग यानी कि 2:30 बजे की करीब मीटिंग रहेगी और जम्मू कश्मीर की क्या कुछ स्थिति रहेगी, उस स्थिति पर जो है वो विचार किया जाएगा। क्या लगता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की रथ को रोकने के लिए गुपकार गठबंधन बनाया गया था, अब आज मीटिंग के अंदर किस तरह से पूरी बात को बुनाया जाएगा? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। जिस तरह से पहले डीडीसीज के चुनाव के दौरान गुपकार गठबंधन बनाया गया था और उस गुपकार गठबंधन का काम कितनी देर चला था और कितनी सहमति बन पाई थी, ये सबके सामने है। लेकिन आज की मीटिंग किन मुद्दों को लेकर रहेगी और क्या कुछ वहां पर बन पाएगा? देखिए, गठबंधन की बात करें तो इसी को लेकर तरुण चुग का भी बयान सामने आया था कि जितने भी गठबंधन जो है वो विपक्ष दल बना ले हाल ही में, यानी कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस जो है वो देखने को मिली, और साफ तौर पर तरुण चुग का ये कहना था कि जितने भी गठबंधन बना ले विपक्ष दल, इस बार जो है वो भाजपा ही आएगी और लोकसभा चुनाव में इस बार जो है वो ज्यादा सीटों से भाजपा ही जीतेगी। और जिस तरीके से पूरी तरीके से यानी कि घेरने की भाजपा को तैयारी की जा रही है और लगातार ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बीते समय भी देखने को मिली और आज फिर से ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो रखी गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शिल्पा हमारी संवाददाता पूरी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से 2:30 बजे भटिंडी में यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक बुलाई गई है, जिसपे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और अपनी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है। और यहाँ पर किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डोडा प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद वहां के लोग किस तरह से यहां अनुशासनहीन हो पा रहे हैं, वो आपको दिखा देते हैं। आपको बताते चले कि अनुशासन करने की बात हो रही थी, लेकिन कितना अनुशासन यहां पर चलाया गया है उसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन शहर की सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ियां पार्क करना लोग अपनी शान यहां पर समझ लेते हैं, जिन्हें आज सबक सिखाने के लिए डीसी विशेषपाल महाजन को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों और पुलिस को साथ लेकर आज उन्होंने कई लोगों के चालान काट दिए हैं और कुछ लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस भी काली सूची में डाल दिए हैं। और आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है कि इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि लगातार आप देखिए जिला डोडा के अंदर पूरी तरह से ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थी, जिसमें पार्किंग की भी समस्या थी, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज डीसी ने खुद से मोर्चा संभाला है, चालान काटे गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पर एक्शन किया गया है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वसीम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वसीम, किस तरह से ग्राउंड जीरो पर डीसी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ वहां पर पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है? देखिए, आज सुबह 10 बजे के करीब डिप्टी कमिश्नर डोडा आज खुद ग्राउंड जीरो पे उतरे और मार्केट का उन्होंने विजिट किया। आपको बताना चाहेंगे, अक्सर डोडा शहर की लोगों का ये कहना होता है कि ट्रैफिक जैम काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। खास करके अगर शॉपकीपर की बात करें तो शॉपकीपर का ये कहना होता है कि शॉप्स के बिल्कुल बाहर गाड़ियां लगाई जाती हैं और काफी दिक्कत कस्टमर्स को भी आती है, हमें भी आती है। और जब हम गाड़ी वाले को बोलते हैं कि यहाँ से गाड़ी हटाए तो लड़ाई पे बात आ जाती है। तो उसी को लेकर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने आज मार्केट का विजिट किया, देखा कि जहां जहां पे भी रंग पार्किंग गाड़ियां हैं वहां पुलिस को बुलाया गया, जो कंसर्न महकमा ARTO ऑफिस है उनको बुलाया गया और मौके पे ही चालान किया गया। और ये भी उनको डायरेक्शन दी, जिस शख्स ने वहां पे गलत पार्किंग की है उन पे अब संज्ञान लीजिए और ब्लैक लिस्टेड उनका लाइसेंस कीजिए। तो इस तरह के इनिशिएटिव उन्होंने उठाया और ये भी बताया उन्होंने। और हमने भी एक सवाल उनसे पूछा कि अक्सर हम देखते हैं कि डोडा शहर से जब गाड़ियां गुजरती है, पैसेंजर गाड़ियां, तो उनमें जो है ओवरलोडिंग काफी ज्यादा देखी जाती है। हाल ही में मेरे पास कुछ फोटोज आए थे, उसमें हमने देखा था कि छत के ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए थे। तो ये सवाल भी हमने पूछा और ये भी उन्होंने बताया कि कंसर्न महकमे से भी पूछताछ होगी, उनसे भी पूछताछ होगी। लगातार इस तरह के विजिट जो है मार्केट के अंदर लगातार जारी रहेंगे। और ये भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो भी शॉपकीपर है जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं उन पे भी कार्रवाई हुई, उन पे भी चालान किए गए, उनको भी समझाने की कोशिश की। ये बताइए कि लगभग कितने चालान काटे गए हैं आज? देखिए, मुझे लगता है 8 से 10 चालान अभी तक काटे गए हैं और अभी तक जो हम देखने की मुहिम जारी है, पुलिस के लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी सारे जो ARTO ऑफिस के लोग हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी सारे म्युनिसिपल काउंसिल के लोग भी उनके साथ थे। साफ सफाई का काम भी वो शहर के अंदर खुद करवा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मुहिम लगातार जारी होनी चाहिए और लगातार अभी तक जारी है। लोगों से जब हमने बात की, लोग भी काफी ज्यादा खुश है। इस तरह का विजिट डिप्टी कमिश्नर डोडा ने हम देख रहे हैं कि जब से आए हैं उनके।
लेकिन वसीम, यहाँ पर सवाल ये है कि इस तरह से विजिट जो है वो लगातार होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके, लोगों को जागरूकता जो है वो डालने की जरूरत है, समझाया जाना चाहिए। देखिए, अक्सर हम देखते थे जब इस तरह का विजिट शहर के अंदर किया जाता था, टाउन के अंदर किया जाता था, वो हम देखते थे कि कुछ दिन तक ही चलता था। अब हम देख रहे हैं कि जब से विजिट कर रहे हैं उसके बाद जमीनी सतह पे लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह का विजिट किया जा रहा है शहर के अंदर। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ सरप्राइज विजिट करते हैं जिससे लोग खुश हैं, और उन्हें बताया कि जो उनसे बातचीत उन्हें की, ये भी बताया कि रेगुलर बेसिस पे इस तरह की चेकिंग, इस तरह के विजिट किए जाएंगे। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस तरह के विजिट लगातार जारी रहेंगे। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से डीसी ने आज जिला कठुआ के अंदर एक्शन लिया है और ज्यादा तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि महीने में अगर आप इस तरह से 2 से 3 बार अगर एक्शन लेते हैं तो जाहिर तौर पर आम जनता जो है वो रूल्स फॉलो कर सकती है, समझ सकती है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए अब आपको कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला पानी, जो जहरीला पानी है, लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। नहरों में ये मिल रहा है और पानी इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। इसके बावजूद यहाँ प्रशासन इन इकाइयों पर कोई नकेल नहीं कस पाया है और आखिर क्या वजह है कि नकेल नहीं कसी जा रही है, इस पर अब जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है कि प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, क्योंकि इंसानों के साथ साथ अब तो जानवरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों से लगातार जो ये जहर निकल रहा है, इसकी निकासी कहीं अलग होनी चाहिए थी, किसी अलग जगह पर होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है प्रशासन की तरफ से, इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से इस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों? बिल्कुल आशा, मैं बताऊं कि ये जो ये तस्वीरें चल रही हैं, जो कठुआ का औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से जो गंदा पानी जो फैक्ट्रियों से निकलता है वो पहले रेलवे की भूमि थी, जो वहां पे जो इकट्ठा होता था। जब रेलवे की पटरी तक जा पहुंचा पानी तो रेलवे प्रशासन हरकत में आया, तो उन्होंने इस पानी को निकास कर दिया और इसको नहर जो नीचे पड़ती है उसकी तरफ मोड़ दिया, जिससे पानी जो है नहर में मिल रहा है। और नहर का पानी जो है स्थानीय जो गोविंदसर पंचायत का गांव है राम सिंह चक राम सिंह के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बात बताऊं तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ से जब से ये पानी मुड़ा है तब से इस गांव के करीब आधा दर्जन से अधिक मवेशी जो यहाँ का नहर का पानी पी रहे हैं गंदा, वो उनकी मौत हो चुकी है, जिसके कारण जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात करूं तो उनमें चर्म रोग की शिकायतें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोग जो है वो इस इलाके के ये पानी इस्तेमाल करते थे और इस पानी से नहाते थे, और नहाने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस पानी से नहाया, उनको चर्म रोग की शिकायत जो यहाँ पे आ रही है। लोगों का साफ तौर है, लोगों ने प्रदर्शन किया है पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको अभी तक इस बात का इल्म ही नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्रों का पानी किधर जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पे लोगों को परेशानी का सबब बन रहा है ये पानी, गंदा पानी। रंजीव, जब कोई भी औद्योगिक इकाई लगाई जाती है, कुछ गाइडलाइंस वहां पर रहती हैं कि अगर आपका कोई वेस्ट निकल रहा है तो वो कहाँ पर आप यहाँ पर डालेंगे, उसके लिए भी गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात आ रही है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और साथ ही साथ जो गंदा पानी बाहर आ रहा था जो नहर में गया है उसकी निकासी अलग से क्यों नहीं की गई है? बिल्कुल, इस बारे में जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई, जहाँ सीकाप के अधिकारियों से बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वह लोग औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर को जो गंदा पानी है उसकी जिम्मेवारी है, वह जो आगे जाके कहाँ जाता है पानी उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला है, और इसका सारा जो खमियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दूषित पानी है, केमिकल मिले होते हैं पानी, होने वाला पानी ये लोगों के लिए जानलेवा साबित होने वाला है, क्योंकि मवेशियों की मौत तो हो चुकी है, लोग भी काफी परेशान हैं। और इसके चलते जब भी कभी पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों का पानी जो है वो पहले रेलवे की भूमि में जाता था, अब उन रेलवे विभाग ने इसको मोड़कर नहर की तरफ रुख कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सारी लापरवाही जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, और जो विभाग है वो लोगों की
जो लोगों की सेहत की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनका काम है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना। लेकिन पोल्यूशन की बात करूं तो इस इलाके में इतना पोल्यूशन है कि यहाँ पे सांस लेना भी काफी विकास मुश्किल के होता साथ है लोगों साथ को। आम जनता की जिंदगी का भी ख्याल रखने की जरूरत है। रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर औद्योगिक इकाइयों से इस तरह से जहरीला पानी बाहर निकल रहा है तो वो जानलेवा साबित हो रहा है, आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है प्रशासन को और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स ने जम्मू में कल यानी 4 अक्टूबर को चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए कमर कस ली है। कल सूबे के तमाम जिलों के जल शक्ति विभाग के डेली वेजर जम्मू पहुंचकर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जम्मू में डेली वेजर्स ने आज भी प्रदर्शन कर उपराज्यपाल प्रशासन पर उनकी सुध लेने की अपील कर दी है। इनको संदेश देते हैं कि अगर हमारी जरूरत है हमें रखा जाए, अगर हमारी जरूरत नहीं है हमारा एक ऑर्डर निकाले, हमारा पेंडिंग वेजेस दिया जाए, हम चुपके से अपने घर चले जाएंगे, हम एक भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हमारी गवर्नर साहब से ये अपील भी है और वार्निंग हुई है, फिर हम देखते हैं ये डिपार्टमेंट कैसे चलता है। सर कल से लेके हमारे प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चलेंगे, धरने प्रदर्शन होंगे, कल से उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी सारी जिम्मेदारी एलजी प्रशासन की होगी, जो गहरी नींद में सोए हैं, कुंभकर्णी की नींद में सोए हैं। एलजी प्रशासन को हम वार्न भी करते हैं और अपील भी करते हैं, एलजी साहब हमारा तमाशा मत बनाइए, हम बहुत तंग आ चुके हैं। 9,000 रुपये हमें पे मिलती है, 9,000 में हम बेटी पढ़ाएंगे, स्मार्ट मीटर ले लो, प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, कैसे हम अपने 9,000 में अपने घर का खर्चा चलाएंगे? ये तमाशा बनाया गया है। अगर ड्यूटी बनी है, ड्यूटी के तहत हमें 18,500, 19, 20,000 जो मिल रहा है एज ए दिल्ली ड्यूटी रेट, वो हमें मिलना चाहिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।